हेलो बच्चों, इस नई सीरीज में 7 मिनट्स विद गुप्ता जी में आपका स्वागत है। इसमें 7 मिनट के सारे वीडियोस होंगे, 10 वीडियोस इन टोटल, जिसमें हम लोग बहुत सारी कैप्सूल रिवीजन वीडियोस करेंगे। जैसे आज का पहला वीडियो 7 मिनट्स में होने वाला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 1। सबसे पहली बात सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 1 जो नाम है उसका नाम है यूनिट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो सर जब ये यूनिट शुरू होता है तो सबसे पहले ये यूनिट बताता है कि जो सोगा है उसमें कुछ डेफिनेशंस बताता है। जैसे ये बताता है कि सर बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज द गुड्स और अग्रीज टू बाय द गुड्स, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। फिर ये बताता है गुड्स की डेफिनेशन जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2(7) जो बोलती है गुड्स मीन्स मूवेबल एंड मार्केटेबल प्रॉपर्टी, जिसमें 3 चीजें गुड्स में इंक्लूड होती हैं: GST ग्रोइंग क्रॉप, स्टॉक्स एंड शेयर्स, थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड सेवियर्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन 2 चीजें इंक्लूड नहीं होती, AM एक्शनेबल क्लेम्स और मनी। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तब ये बताता है कि सर एक्ट क्या होता है। एक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। जब आप आगे जाते हुए बताता है आपको गुड्स के टाइप, जिसमें आपको बताता है कि सर एक गुड्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जो लोकेशन ऑफ सेल पर अवेलेबल है जब आप सामान खरीदने के लिए गए हो। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर 3 प्रकार के गुड्स आते हैं। पहला स्पेसिफिक, जिनको आइडेंटिफाई एंड अग्री किया गया है एट द टाइम ऑफ सेल। फिर आते हैं अनसर्टेन गुड्स, जिनको डिस्क्रिप्शन से बेचा गया है, जिनका सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल होता है, जिनको एक्चुअली में आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उनके अग्रीमेंट बनने के बाद उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, तब वो बन जाते हैं असर्टेन गुड्स। उसके बाद आते हैं फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मतलब वो गुड्स जो सेक्शन 6(2) में डिफाइंड है, मतलब वो गुड्स जिनका सर्टिनिटी नहीं है, मतलब जिसका सर्टिनिटी है सेलर के पास अवेलेबिलिटी, बट आज नहीं, एट अ फ्यूचर डेट, आज से 1 महीना बाद, 2 महीना बाद। कंटिंजेंट गुड्स मतलब वो गुड्स जिनकी अवेलेबिलिटी की कोई सर्टेनिटी नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विच मे और मे नॉट ऑकर। तो जब ऑकर होगा तभी सेलर के पास वो गुड्स अवेलेबल होंगे, अगर वो इवेंट ऑकर नहीं करता तो सेलर के पास वो गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद डेफिनेशन आती है, अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है डिलीवरी की। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। डिलीवरी 3 प्रकार की होती है। एक एक्चुअल डिलीवरी जिसको हैंड टू हैंड डिलीवरी बोलते हैं, जिसमें आप बायर या बायर के ऑथराइज एजेंट को सामान देते हो। एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, जिसमें आप एक्चुअली में गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे होते हो, फिजिकल पोजीशन नहीं ट्रांसफर कर रहे होते, बट कोई टोकन ट्रांसफर कर रहे होते हो, जैसे कि कोई रेलवे रिसीप्ट, बिल ऑफ लेडिंग या इवन बिल या इनवॉइस। उसके बाद आती है सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसमें सेलर का एक आदमी बायर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड करता है, जहां पर एक्चुअल कस्टडी ऑफ गुड्स चेंज नहीं होती, एंड इट इज नोन एज डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। उसके बाद आता है सर प्राइस की डेफिनेशन। जब प्राइस की डेफिनेशन की बात आती है तो सोगा में प्राइस क्या होता है? सोगा में प्राइस मनी भी है, मनी प्लस गुड्स भी है, लेकिन सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स नहीं है। फिर एक डेफिनेशन आती है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है। प्रॉपर्टी 2 किस्म की होती है, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी वेयर ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके होते हैं, और एक होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जहां पर आपका सिर्फ लिमिटेड रिस्क और रिवॉर्ड होता है, लाइक दैट ऑफ अ पॉनी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अच्छा, यहां पर डेफिनेशंस का कारोबार खत्म होता है और अब 4 सेक्शन की लड़ी आती है, 4(1), 4(2), 4(3), 4(4), जिसमें सेक्शन 4(1) ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाती है, और इवन एक पार्ट ओनर भी अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट बेच सकता है। 4 का 2 ये बताता है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके का होता है, एक कंडीशनल, एक एब्सोल्यूट। 4 का 3 बताता है जो कंडीशनल वाला होता है, जिसमें ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होती है, वो होता है अग्रीमेंट टू सेल, और जो एब्सोल्यूट वाला होता है जिसमें ओनरशिप आज ट्रांसफर होती है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, वो होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब 4 का 4 आपको जिंदगी का सत्य बताता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर अग्रीमेंट टू सेल जिसमें ओनरशिप एट अ लेटर डेट ट्रांसफर होना है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अग्रीमेंट टू सेल सेल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। फिर बताते हैं कि सर सोगा में कवर होने के लिए 5 एसेंशियल एलिमेंट चाहिए। एक, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए, बायर सेलर होने चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, और प्राइस होना चाहिए। सेक्शन 4 यहां पर खत्म हो जाता है। सेक्शन 5 आता है फॉर्मेशन ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहला पॉइंट है कि सर ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में से इन 4-5 में से कोई भी पॉइंट हो सकता है, लाइक पेमेंट टुडे, डिलीवरी टुडे, पेमेंट एंड डिलीवरी बोथ एट अ लेटर डेट, पेमेंट टुडे डिलीवरी लेटर, डिलीवरी टुडे पेमेंट लेटर, डिलीवरी एंड पेमेंट बोथ इन इंस्टॉलमेंट। इनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऑफर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। फिर सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 आपको सीधी सी बात ये बताता है कि एग्जिस्टिंग गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, मतलब अग्रीमेंट भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग गुड्स का
एग्जिस्टिंग गुड्स का। उसके बाद कंटिंजेंट गुड्स का सिर्फ एटीएस हो सकता है और फ्यूचर गुड्स का भी अग्रीमेंट टू सेल ही हो सकता है। फिर आते हैं दो इंपॉर्टेंट सेक्शन 7, सेक्शन 8। सेक्शन 7, 8 दोनों स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात करते हैं, दोनों डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं और दोनों केस में ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और इम्पॉसिबल हो जाता है। फर्क यह है, सेक्शन 7 में गुड्स का डिस्ट्रक्शन अग्रीमेंट के पहले होता है और सेक्शन 8 में अग्रीमेंट के बाद। अगर यहां पर फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर गुड्स का आज डिस्ट्रक्शन हो जाए कि वो बनने ही नहीं वाले, तो वो भी वॉइड हो जाएगा। तो उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 प्राइस डिसाइड करने के बारे में आता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो प्राइस दो पार्टी के बीच में डिसाइड हो सकता है, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से MCD, M उनके बीच में मैनर डिसाइड करके, जैसा एक है वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, या कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि MRP या रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग। अब इसी में सेक्शन 10 जिसके साथ यूनिट 1 खत्म होता है वो है वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी भी कारणवश किसी भी पार्टी ने, बायर या सेलर ने, उस थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो उस थर्ड पार्टी का राइट चला जाता है प्राइस डिसाइड करने का और वो वॉइड हो जाता है। उस केस में अगर मान लो गुड्स की डिलीवरी ऑलरेडी हो गई है तो रीजनेबल प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा। वो प्राइस पेमेंट करने की लाइबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता बायर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा यूनिट 1 ऑफ सोगा का। सब कोई मेरे से पूछा था कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, हो गया भाई, करने से ही होना है, करने से ही होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस।